नमस्कार, रामाद मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी साथियों का खूब खूब धन्यवाद कि आपने इस चैनल के प्रति अपना विश्वास जताया है, साथ ही बहुत ही प्यार दिया इस चैनल को। तो आपसे बहुत ही दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस मकसद से मैंने इस चैनल को शुरू किया था, आपके रेट के लिए, आपके साथ एक साथी के रूप में मैं आपके साथ जुड़ना चाहता था। तो मुझे खुद को लग रहा है कि मैं उस लक्ष्य की तरफ बहुत ही सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपका प्यार बता रहा है कि जो अपेक्षाएं आप मुझसे रख रहे हैं, उसी अपेक्षाओं में मैं थोड़ा थोड़ा खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप बने रहिए चैनल के साथ, आपका विश्वास जो है वो कभी नहीं टूटेगा। जो आपकी अपेक्षा है, उन अपेक्षाओं को मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अब तक हमने रिट के जितने भी वीडियो बने हैं, बहुत ही आपके, मैं आशा करूंगा कि आपके सारे ही बहुत ही उपयोगी होंगे। हम इस कोर्स को भी बहुत ही जल्दी समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से साथियों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर आपका कोर्स तो बहुत जल्दी करवाइए, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम समय है। तो आप चिंता न करें, आपसे ज़्यादा चिंता मुझे खुद को भी हो रही है कि आपके पास कितना समय है। उसी के अकॉर्डिंग ही मैं सारी ही जो वीडियो बना रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग बनाता हूँ। मुझे खुद को पता है कि आपको कितना समय देना है, अभ्यास के लिए भी कितना समय देना है, किस चैप्टर के लिए कितने हमें वीडियो बनाने हैं। तो बिल्कुल कहीं भी मैं आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा, आप विश्वास रखिए और चैनल के साथ आप बने रहिए। जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, क्योंकि रेट से संबंधित जितने भी वीडियो होंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलेगा और आप उस वीडियो से वंचित नहीं रहेंगे। एक और निवेदन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने जितने भी साथी हैं जो आपकी ही तरह रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी आप वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले और वो भी इनसे कहीं भी वंचित नहीं हो। साथ ही निवेदन करूंगा कि आप जब भी वीडियो देखें तो अपने साथ कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें, ताकि आपको जो भी इसमें अच्छा लगे आप उसे साथ ही साथ नोट करते रहे और आपका जो अभ्यास है उसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आए। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी, हमने समतलीय जितनी भी आकृतियां थी उनका हमने परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करने हमने सीखे थे। उसमें हमने पिछले वीडियो में त्रिभुज के बारे में, त्रिभुजों से संबंधित जितने भी हमने विभिन्न प्रकार थे त्रिभुजों के, उनसे संबंधित जैसे परिमाप है उन सबके हमने परिमाप ज्ञात किए थे। साथ ही उनके क्षेत्रफल भी हमने ज्ञात करने अच्छे से सीखे थे। तो जो साथी उस वीडियो को मिस कर गए, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं सारे ही वीडियो के लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से उन वीडियो को आप देख सकते हैं और अपने ज्ञान में बहुत ही अच्छी वृद्धि कर सकते हैं। और आज का वीडियो तो उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो आपको उस वीडियो को देखना बहुत जरूरी होगा, ताकि आप आज की जो वीडियो है उसको आप बहुत ही अच्छे से समझ जाए। तो हम बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज जो हम बात करेंगे समतलीय आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल है, उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे चतुर्भुजों की। ठीक है, हम आज क्या करेंगे, चतुर्भुज जितने भी है उन चतुर्भुजों का हम परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखें चतुर्भुज कैसे आकृति होती है। एक ऐसी आकृति जिसकी कितनी भुजाएं होनी चाहिए, 4 भुजाएं। ठीक है, तो एक 4 भुजा वाली जो बंद आकृति है उसे हम कहते हैं चतुर्भुज। ठीक है, और इस चतुर्भुज के कितने विकर्ण होते हैं ये भी आप जानते हो, AC एक विकर्ण और BD दूसरा विकर्ण। एक चतुर्भुज के कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें जो फॉर्मूला हम जो यूज करेंगे तो उसमें हमें विकर्णों की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहता कि हम कोई भी छोटी सी जानकारी भी ऐसी है जो हमारे पास नहीं हो और फिर डायरेक्ट मैं फॉर्मूले से आपके प्रश्न करवाऊँ और फिर आपको ये दिक्कत आए कि सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि विकर्ण क्या चीज़ थी और हमें सीधे ही प्रश्न करने पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा कहीं भी नहीं होगा, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हमेशा से मैं ये कहता आया हूँ, क्योंकि हमारे पास दूसरे चैनल की तरह मोटरसाइकिल नहीं है कि मैं आपको सीधा बैठा हूँ और 1 सेकंड या 2 सेकंड में आपको सीधा ही उस लक्ष्य तक पहुँचा दूँ, कि हम तो पैदल चलने वाले हैं। तो हम, क्योंकि मेरे पास तो वैसे बच्चे भी हैं जो मोटरसाइकिल पर बैठना भी जानते हैं और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो नहीं भी बैठना जानते हैं। तो मुझे तो सभी को लेकर चलना है और सभी को उस लक्ष्य तक पहुँचाना है। तो आप चिंता न करें, अपन हर छोटी से छोटी चीज़ को बीच में अपन शेयर करते हुए चलेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि विकर्ण कितने होते हैं चतुर्भुज में, 2 विकर्ण होते हैं। अब इस चतुर्भुज का हमें सबसे पहले तो हम बात करें परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। तो परिमाप तो बहुत ही सिंपल सा है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। परिमाप का अर्थ क्या होता है, हमें जितनी भी भुजाएं हैं उन सारी ही भुजाओं की मापों पर प्लस करना है, यानी इनका योग करना है, वो होता है उसका परिमाप। ठीक है, तो चाहे वो चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है, एक सामान्य चतुर्भुज भी हो सकता है या विशेष जो चतुर्भुज है जैसे समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। ठीक है, इन सारे चतुर्भुजों के बारे में अगर आप जानकारी नहीं भी जानते हैं तो एक वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से जितने भी चतुर्भुज है उन चतुर्भुजों की बहुत ही अच्छे से सारी विशेषता उसमें मैंने शेयर की है। तो आप उस वीडियो को भी आप देखें तो बहुत ही अच्छे से हर चीज़ आपको उसमें आपके क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में अपन नोटिस करेंगे तो बहुत ही बड़ा वीडियो बनेगा, तो उसको हम इतना लंबा भी करना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये जो है एक तो है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कौन सा होता है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की समूह भुजाएं तो बराबर होती है और समूह भुजाएं समांतर भी होती है, वो तो होता है समांतर चतुर्भुज। और ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों ही भुजाएं बराबर हो वो हो जाएगा सम चतुर्भुज। ठीक है,
और आयत और वर्ग, इनके बारे में तो बहुत अच्छे से हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं, तो इसमें तो हमें कहीं भी दिक्कत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि आयत की जो होती है वो भी क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है और उसकी सम्मुख भुजाएं कैसे होती है, बराबर होती है। और दोनों में केवल अंतर कितना है कि इसके सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं और इसके जो है प्रत्येक कोण जो है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, यानी प्रत्येक कोण इसका समकोण होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग जो है वो क्या है, एक समचतुर्भुज। किसका रूप है ये, समचतुर्भुज का। और समचतुर्भुज में जिस तरह से चारों ही भुजाएं बराबर होती है, वैसा का वैसा वर्ग में भी क्या है, चारों भुजाएं बराबर होगी और इसका जो प्रत्येक जो कोण है वो कैसा होगा, समकोण, वो है वर्ग। ठीक है, और इसके अलावा एक चतुर्भुज का एक प्रकार और है जिसकी केवल मान लो दो भुजा ही समांतर हो। ठीक है, और दो भुजा जो है असमांतर है, एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है, तो इसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज कहेंगे इसको, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये 5 चतुर्भुज के जो मेन प्रकार है ये भी हमारे दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि हम जब चतुर्भुजों की बात करेंगे, अब इनका परिमाप ज्ञात करना भी सीखेंगे, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना सीखेंगे, तो जब तक हमारे दिमाग पहले सबसे ये डायग्राम ही नहीं होंगे तो हम इसका क्षेत्रफल के फॉर्मूले केवल रटने से तो कोई औचित्य ही नहीं है। क्योंकि इस चैनल पर आपको मैं कहीं भी आपको ये सजेस्ट तो करूंगा नहीं कि आप किसी भी चीज़ को पूरी तरह से रटे। हाँ, फॉर्मूले कुछ है, हमको हम बिल्कुल थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसको हम जहाँ तक समझ के उसको याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो हम बात करें थे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और समलंब चतुर्भुज, ये 5 प्रकार है चतुर्भुज के। अब इनके अगर हमें परिमाप ज्ञात करने हैं, ठीक है, तो परिमाप का अर्थ क्या हुआ, इनकी जो 4 भुजाएं जो है उन चारों भुजाओं का जो माप दिया हुआ उसका हमें केवल योग करना है, तो वो हो जाएगा इसका परिमाप। अब उसमें अगर समांतर चतुर्भुज का प्रश्न अगर आता है आपके, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं तो बराबर होती है, चाहे समांतर चतुर्भुज की बात करें या आयत की बात करें, ठीक है, दोनों के लिए समान ही होगा। तो अब हमें इसमें अगर परिमाप ज्ञात करना, इसमें क्या होगा, केवल 2 ही भुजा आपकी दी हुई आएगी। जैसे एक भुजा लिखी हुई है 2 सेमी, दूसरी भुजा लिखी हुई है 3 सेंटीमीटर। अब इस समांतर चतुर्भुज का अगर हमें परिमाप पूछा है तो क्या करना है, हम सिंपल सा जानते हैं कि सम्मुख भुजा बराबर होती है, तो ये 3 सेंटीमीटर, ये भी कितनी होगी 3, ये 2 सेमी है तो ये भी कितनी होगी 2 सेमी, तो फिर इनको प्लस करेंगे तो आसानी से हम इसी का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। ये कि ये बात आयत में भी होगी, आयत में भी क्या होगा, समान भुजाएं हैं तो उनको हम प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और समचतुर्भुज और वर्ग जो है उसमें कैसे होती है, चारों ही भुजा बराबर होती है, तो केवल एक ही भुजा आपके यहाँ दी हुई होगी, जैसे 5 सेमी दी हुई है, तो चारों ही जो भुजा वो कितने होगी 5 सेमी की, तो हम इसको 4 बार प्लस करें या इसको 4 से गुणा करें तो हमारा परिमाप ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से समलंब चतुर्भुज भी है, तो उसमें भी भुजाएं, तो भुजाएं आपकी दी हुई होगी, इसमें भुजाएं केवल क्या होती है, समांतर होती है, ध्यान रखना, इसमें कोई भी भुजा किसी के बराबर होनी जरूरी नहीं है। समांतर का मतलब क्या होता है, ऐसी 2 भुजाएं, 2 रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर होती है, यानी इसके बीच की दूरी आप कहीं से भी नापो तो ये बराबर होगी, तो वो होता है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, यानी कहीं भी आप दिमाग में ये नहीं रखें कि समान 2 भुजा समांतर करते हैं, 2 भुजा समान है, ये आप कहीं भी नहीं है, केवल समांतर है, बराबर नहीं है, ये आप ध्यान रखें। ठीक, तो इसका अगर परिमाप क्या करना है तो वो तो बिल्कुल सिंपल है, वैसा वैसा जो चारों जो भुजाएं दी हुई होगी उनको हम प्लस करेंगे तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक परिमाप ज्ञात करने के बाद जो बिल्कुल मुझे भी नहीं लगता कि इसमें हमें ज़्यादा वक्त देना चाहिए और हम आसानी से इसको आप ज्ञात भी कर सकते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं इसके रिवर्स, जैसे किसी भी आकृति का आपको परिमाप दिया हुआ हो, ठीक है, जैसे परिमाप एक चतुर्भुज उसका परिमाप दे दिया जैसे 32 सेमी, या आयत है उसका परिमाप दे दिया कितना 32 सेमी, और उसमें से हमें एक भुजा दे दी ये जैसे दी हुई है मान लो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें दूसरी भुजा ज्ञात करनी है, तो हम कैसे करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसका जो परिमाप है तो इसके आमने सामने भुजा बराबर है, आप सीधा भी बिना फॉर्मूले से भी करना चाहें तो ये हमने 10 सेमी लिख दी, आप इसको जैसे x और x लिख के करें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। कैसा आएगा, जैसे 10 और 10 सेमी है, हम चारों भुजा को जोड़ दीजिए, 10 प्लस 10 प्लस x कितने हो जाएंगे 32, इन 10 और 10 कितने हो गए 20, और ये हो गए 2x बराबर कितने हो गए 32, 2x बराबर 32 माइनस 20, तो 2x बराबर कितने आ गए 12, तो x बराबर आ गया 12/2 यानी 6। ठीक है, ये तो कब, जब हमें फॉर्मूला याद नहीं हो, अगर हम फॉर्मूला इसका याद करेंगे तो फॉर्मूले से तो और भी ये जल्दी हो जाएगा, जब हमें इसकी भुजा ज्ञात करनी हो तो वो भी मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। तो एक बार तो हमें अब इसको अगर डायरेक्टली करना चाहे मौखिक रूप से तो भी अपन कर सकते हैं, जैसे 10 10 20 तक कितना हो गया ये, और पूरा योग दिया हुआ है 32, तो शेष कितना बचा पीछे रहे 12, इसका मतलब दोनों भुजा कितने हो गए 6 6 सेमी। अब हम क्षेत्रफल की थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक सामान्य रूप से कोई एक चतुर्भुज मैं ले रहा हूं आपके सामने, जैसे चतुर्भुज है A B C और D।
ठीक है। और इसका एक कोई विकर्ण है AC, ये दिया हुआ साथ में, ठीक है। अब हमें इसके साथ में अब ये प्रश्न जो आता है, इसका जो क्षेत्रफल जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब हमें ज्ञात करना है, तब ये प्रश्न आपके दो तरह से आ सकता है। एक तो प्रश्न ऐसा है जिसमें आपको केवल इस तरह से चारों भुजाएं दी हुई हो, जैसे एक 4 सेंटीमीटर दी हुई है, एक 6 सेमी दी हुई है, एक 5 सेमी दी हुई है, एक ये 3 सेमी दी हुई है और ये 5 सेमी दी हुई है, ये कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। तो पहला तो जो प्रश्न आता है चतुर्भुज का, वो इस तरह से आता है जब हमारे पास चारों भुजा और एक विकर्ण भी साथ में दिया हुआ हो। तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप ध्यान रखें, ऐसे जो प्रश्न आते हैं उसमें जब ये विकर्ण है तो इस तरह से दो त्रिभुज बनते हैं। किसी भी चतुर्भुज का अपन जो विकर्ण खींचते हैं तो उससे क्या बनते हैं, दो त्रिभुज बनते हैं, सामने दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास दोनों ही त्रिभुजों की तीनों ही भुजाएं आपके पास है, इसमें भी तीनों भुजाएं हमारे पास है और इस त्रिभुज में भी हमारे पास तीनों ही भुजाएं दी हुई है, तो हम जैसे हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया था, कौन से फॉर्मूले से, हीरोन के फॉर्मूले से। हीरोन का जो सूत्र था उससे हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया था, उसी से अपन कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हमने क्या किया था, अर्ध परिमाप ज्ञात किया था। अर्ध परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, A + B + C/2, इसका परिमाप का हम आधा करेंगे और उसके बाद में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ज्ञात करते हैं उसके लिए क्या फॉर्मूला था, √S कोष्टक S-A S-B और S-C, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो जो साथी इस फॉर्मूले से पूरा करना नहीं जानते हैं तो वो जरूर इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई उस वीडियो को आप जरूर देखें, तो आपको ये पूरा ही प्रश्न समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें अपन वापस इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बनेगा, क्योंकि हमें दो त्रिभुज है, दोनों ही त्रिभुजों का इस तरह से आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। यानी पहला त्रिभुज है तो उसमें कौन कौन सी भुजा हो जाएगी, 4, 6 और 5, इन तीनों को अपन ABC मान के हल करेंगे। और इसी तरह से दूसरा जो त्रिभुज है कौन सा, ACD, इसकी भुजाएं कौन कौन सी है, 5 सेमी, 5 सेमी और 3 सेमी। तो इसको भी आप इस तरह से हल करेंगे और फिर हम दोनों को जो इनका आंसर आएगा, दोनों के क्षेत्रफल को हम जोड़ेंगे तो ये जो चतुर्भुज दिया हुआ इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। अब दूसरा जो प्रश्न इसमें जो बनता है क्षेत्रफल का, वो आपके किस तरह से आता है, जब हमें एक विकर्ण दिया हुआ हो। एक तो विकर्ण दिया हुआ होगा, जैसे विकर्ण दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए 7 सेंटीमीटर, ठीक है, विकर्ण कितना है, 7 सेमी। और इस विकर्ण पर इसके जो सम्मुख जो शीर्ष है, कौन से शीर्ष है, इसके सम्मुख शीर्ष एक तो है ये D और एक है ये B। इन सम्मुख शीर्षों से हम इस विकर्ण के ऊपर अगर लंब डालें इस तरह से, ठीक है, ये पहला लंब हो गया। और इस विकर्ण से, इस शीर्ष से हम इसी विकर्ण पर दूसरा लंब डालें। लंब का क्या होता है, बिल्कुल 90 डिग्री बनना चाहिए, वो होता है लंब। अब ये जो लंब अगर दिए हुए हमें, जैसे एक दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये दो तरह से हम क्षेत्रफल वाला प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो अब ये वाला अगर इस तरह से विकर्ण दिया हुआ हो, लंब दिया हुआ है, तो हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो आप ध्यान रखें, इसका जो फॉर्मूला है किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, 1/2 गुणा विकर्ण, पहले तो हमें विकर्ण लिखना है जितना विकर्ण दिया हुआ है, और गुणा में क्या करना है, विकर्ण पर डाले गए अंतः लंबों का योग। अंतः लंब कौन कौन से होंगे, जो हमने विकर्ण के या इस चतुर्भुज के अंदर हमने जो लंब बनाए हैं वो लंब कहलाते हैं अंतः लंब। तो अंतः लंबों का योग करना है, बस। क्यों, फॉर्मूला दिखने में बड़ा है, प्रश्न जब करेंगे तो बहुत ही आपको सिंपल लगेगा। क्या करना है, 1/2 इंटू विकर्ण, विकर्ण कितना दिया हुआ है 7 सेमी, तो यहाँ लिखना 7 सेमी, और विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। तो दोनों जो लंब है कितना है, एक तो है 3 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसको प्लस कर दीजिए, 7 गुणा 4 है, ये भी कितना हो गए 7, 7 के 7 से गुणा कर दिया, 49/2। अब इसका भाग दे दीजिए, बिल्कुल सिंपल है, 49 का भाग देना, तो 2 दूनी 4, 0 9 ले लिए, 4 दूनी 8, पीछे बच गया 1, पॉइंट लगा दो, 0.5 और ये हो गए 10। यानी कितना आया इसका आंसर, 24.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब कुछ साथी मुझे पिछले वीडियो में ऐसे पूछ रहे थे कि सर इतना सा छोटा सा भाग है या गुणा है तो वो भी आप यहाँ साइड में क्यों करते हो। तो जो नए साथी हैं उनको मैं बता दूं कि हमेशा से मेरी आदत है कि हम कुछ भी यहाँ बोर्ड पर करें तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो कि आपको ऐसा लगे कि नहीं ये तो सर ने बहुत डायरेक्ट लिख दिया, या सर अपनी खुद क्या होशियारी बताना चाहते हैं कि उनको डायरेक्ट करना आता है। कहीं भी मैं ऐसा शो करने की कोशिश नहीं करता हूँ। हर चीज़ को अपन बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके सामने पेश करूँगा
और आपको हर चीज़ मैं यहाँ बोर्ड पर ही बताऊंगा ताकि आपको कहीं भी ऐसे सोचना ही नहीं पड़े कि सर ने ये आंसर कहाँ से लाए। ठीक है, तो ये विकर्ण जब दिया हुआ हो तो इस तरह से हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए हम कुछ और चर्चा करते हैं। जो समांतर चतुर्भुज है या सम चतुर्भुज है या आयत है या वर्ग है या समलंब चतुर्भुज है, उनका हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विशेष प्रकार का जो चतुर्भुज है, जैसे समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है या समलंब चतुर्भुज जो है, उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पहले से लिख दिया ताकि समय की थोड़ी बचत हो जाए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल सा ही है। हमें आधार इंटू ऊंचाई दोनों का क्या करना है, केवल गुणा करना है। अब चित्र में आप ध्यान रखिए, सामने मैंने समांतर चतुर्भुज बनाया है, तो इसमें आधार कौन सा होगा, क्योंकि ये जो प्रश्न आते हैं उसमें हमें ऐसे डायग्राम लिखा हुआ होता है, जैसे ABCD एक चतुर्भुज है और उसमें कोई भी हमें भुजा दे दी है। जैसे भुजा दी हुई है BC लिखी हुई है 4 सेंटीमीटर, और उसके साथ में ये लिखा है इसके सम्मुख शीर्ष से इस पर जो लंब डाला गया है D से इसके ऊपर लंब डाला हुआ है इस तरह से, और वो लंब जो है वो दिया हुआ है जैसे 5 सेमी। ठीक है, अब ऐसा प्रश्न दे दिया और उसमें पूछा हमें कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला हमें बहुत आसानी से याद होता है, उनमें हमें कई समस्या नहीं होती, केवल 5 मिनट लगते हैं इनको याद करने में। तो लेकिन जो मेन जो समस्या होती है वो ये होती है कि इस तरह के डायग्राम तो वो आप बता देते हैं, लेकिन उसमें हमें ये समझ में नहीं आता कि अब इसमें आधार कौन सा है या ऊंचाई क्या होते हैं। तो उसका थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, आप कोई भी प्रश्न बहुत ही अच्छे से हल कर पाएंगे। अब इसमें आधार हम किसे मानना है, यानी आपको जो लंब दिया हुआ है, जैसे ये वाला लंब दिया हुआ है, तो ये लंब जिस भुजा पर दिया हुआ है वो हमारा आधार होगा। यानी कोई जरूरी नहीं है कि आधार जो है नीचे ये AB है तो यही आधार होगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जो भी आप जहाँ पे लंब दिया हुआ है, अगर इस भुजा पे लंब दिया हुआ है तो ये आधार हो जाएगा। अगर हमें इस भुजा पर अगर लंब दिया हुआ होता, इस तरह से लंब दिया हुआ हो, या इन दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दोनों शब्द आपको मिल सकते हैं, लंब भी लिखा हुआ मिलेगा, या कहीं पर इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहें तो उसको भी ऊंचाई ही कह सकते हैं, बीच की दूरी कह सकते हैं, या इसको लंब कह सकते हैं। तीनों एक ही शब्द है, तीनों का एक ही मतलब है, तो आप कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हो और इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये जो है, तो जो अगर यहाँ लंब है तो ये हमारा आधार होगा और ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। ठीक, अब इस प्रश्न में आधार कौन सा होगा, 4 सेमी, तो आधार की जगह हम लिख देंगे 4 सेमी, और ऊंचाई कितनी है, कि जो लंब है, लंब की जो लंबाई वही हमारी ऊंचाई। तो बहुत ही सिंपल सा है, इसका आंसर हम बहुत जल्दी ला सकते हैं। कितने हो जाएगी, 20 वर्ग सेमी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो है समांतर चतुर्भुज। इसमें आपको प्रश्न थोड़े और अच्छे प्रश्न भी मिलेंगे, तो वो अपन जब अभ्यास प्रश्न करेंगे तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा। जब एक तरफ का लंब दिया हुआ हो और हमें कई बार दूसरा लंब ये वाला भी पूछते हैं, तो वो हम जब अभ्यास करेंगे तो उसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे से हर चीज को समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सम चतुर्भुज की तरफ। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो कैसे ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला है उसका 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। अब यहाँ पर सम चतुर्भुज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों ही विकर्णों की जरूरत पड़ेगी, पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण। तो ऐसे जो प्रश्न, सम चतुर्भुज का जो प्रश्न आता है तो उसमें आपको दोनों ही विकर्णों की लंबाई दी हुई आएगी। ठीक है, एक विकर्ण जैसे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और दूसरा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हमें इस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। क्या करना है, केवल मात्र हमें 1/2 और दोनों जो विकर्ण की लंबाई जो दी हुई है उन दोनों का हमें गुणनफल करना है, दोनों का गुणा करना है। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी होता है, इसमें तो आपको कोई समस्या आती ही नहीं। शायद 1/2 8 का 6 से गुणा कर दिया, कितना हो गया 8 × 48, 2 से 48 को हमने कट कर दिया, 24 वर्ग सेमी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसमें प्रश्न को थोड़ा सा ये घुमा सकते हैं। आप ध्यान रखिए, सम चतुर्भुज जो होता है या उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी इसके जो ये बीच में जो मध्य बिंदु, जो इसको प्रतिशत बिंदु जो है, अगर ये कई बार ये हो सकता है पूरा विकर्ण न देकर हमें केवल इतना से ही दिया हुआ हो कि ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, जैसे हम इसको मान लीजिए P, Q, R और S, तो उसमें ये लिखा हुआ हो सकता है कि OP जो है वो है 4 सेमी और SO ये दिया हुआ है 3 सेमी। इतना सा लिखा हुआ मिल जाए और हमें ये पूछे कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्योंकि वहाँ आपको उनको आपका फॉर्मूले उनको नहीं चेक करने हैं कि आप फॉर्मूले जानते हैं नहीं जानते, उनको आपकी IQ चेक करनी है कि आप इस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यानी आपने केवल फॉर्मूला रटा है या इसको आपने समझा है। तो ऐसे जब आता है तो आपको ये ध्यान रखना है, सीधा हम ऐसे नहीं ये विकर्ण दिया हुआ ये भी विकर्ण दिया हुआ 4 और 3 का हम गुणा कर दे और हमारा आंसर आ जाए तो आपकी गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, जब भी ये 4 समझे तो आप समझ जाएगी ये जो है समद्विभाजित है, नहीं दोनों भाग बराबर, तो ये 4 तो ये भी कितना हो जाएगा 4 सेमी, ये 3 है तो ये भी कितना होगा 3 सेमी। यानी विकर्ण जो होगा वो कितना हो जाएगा 8 सेमी और ये विकर्ण कितना हो जाएगा 6 सेमी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखें इन प्रश्नों को हल करना है।
ठीक, अब तीसरे हम समलंब चतुर्भुज की तरफ बढ़ते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात किया जाता है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के मध्य की लंबवत दूरी। ठीक है, फॉर्मूला इसका भी थोड़ा बड़ा है लेकिन समझे तो बहुत छोटा सा ही है। अब इसमें हमें करना क्या है कि हमें एक तो समांतर भुजाओं का योग करना है। इन समांतर भुजाएं कौन कौन सी होगी? ये समलंब चतुर्भुज मैंने जो बनाया है जैसे एल एम एन और ओ। ठीक, ये एक समलंब चतुर्भुज है और इसमें दो भुजाएं जो समांतर है, ये आपके प्रश्न में जरूर दी हुई है कि कौन कौन सी भुजाएं समांतर है। जैसे लिखा हुआ जरूर मिलेगा कि एल एम और ओ एन समांतर है। ठीक है, ये समांतर का निशान है, आप ध्यान रखें। तो ये समांतर भुजाएं जरूर लिखी हुई है कि कौन कौन सी भुजाएं समांतर है। अब हमें इसमें दोनों की लंबाई दी हुई होगी, जैसे एक मान लो 8 सेमी दी हुई है, एक दी हुई है 5 सेमी। तो पहला काम तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो हम क्या करेंगे, समांतर भुजाएं कितनी है? 5 सेमी और 8 सेमी, तो इनको आप जोड़ दीजिए। 5 और 8 ऊपर देगा समांतर भुजाओं का योग, और इंटू में आप गुणा में क्या लिखना है? इन समांतर भुजाओं के मध्य की लंबवत दूरी। अब दूरी कौन सी होगी? यानी जो समांतर जो भुजाएं हैं इनके बीच की जो दूरी है, यानी ये सीधी दूरी, ये जैसा मैंने समांतर चित्र में बताया था, इनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? आप लंब कह दो या इसको ऊंचाई कह दो। तो ये सारी एक ही चीज है। समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी जो है वो क्या है? ऊंचाई ही है। यहाँ कहीं पर आपके फॉर्मूले में इसकी जगह आपको ऊंचाई शब्द भी मिलेगा गाइड में। ठीक है, तो आप उसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, वैसे वो लंबवत दूरी ही है। तो ये ऊंचाई जो है ये भी आपको प्रश्न में जरूर दी हुई होगी, जैसे ये लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें इस ऊंचाई दूरी की जगह क्या लिखना है? 4। अब इसको हल कर दीजिए। 1/2, 8 और 5 कितने हो गए? 13 गुणा 4। 2 से 4 को कट कर दिया, कितने आ गए? 2। 13 दूनी हो गई 26 सेंटीमीटर। इसका इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन फॉर्मूलों के लिए एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, या आप जो कॉपी पेन है उस पर आप इसको एक बार नोट भी कर लीजिए, ताकि इन फॉर्मूलों का जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, तो आपको कहीं भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक छोटी सी चर्चा हम आयत और वर्ग की भी कर लेते हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करने के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, लंबाई चौड़ाई। ये जो लंबा, इसको तो कहते हैं लंबाई, और ये है इसकी चौड़ाई। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है। लंबाई और चौड़ाई जब दी हुई हो तो हमें क्या करना है, केवल लंबाई और चौड़ाई का हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आयत का अगर परिमाप ज्ञात करना हो तो एक तरीका तो वो है जो अपने अभी शेयर किया था कि इन भुजाओं को अपन प्लस करके इसका आंसर ला सकते हैं, या फॉर्मूले से भी करें तो हमें क्या करना है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई जो दी हुई है उन दोनों को प्लस करके हम उसका दुगना करेंगे तो हमें आयत का परिमाप ज्ञात हो जाता है। इसी तरह से वर्ग जो है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको चारों ही भुजा बराबर होती है, तो हमें क्या करना है, केवल भुजा का वर्ग करते ही हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। और इसी तरह से वर्ग का अगर परिमाप ज्ञात करना है तो हम भुजा को, जो जितनी भुजा ली उसको 4 से गुणा करेंगे तो हमें वर्ग के परिमाप भी ज्ञात हो जाएगा। तो आशा करूंगा कि इस वीडियो में हमने बहुत ही सरल तरीके से जो मेन बेसिक जो फॉर्मूले थे उन फॉर्मूलों के ऊपर चर्चा की है। तो आप अपनी गाइड में जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए हुए जो सिंपल से, उन प्रश्नों का आप बहुत ही अच्छे से अभ्यास कीजिए। फिर भी आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, तो अगला जो वीडियो बनेगा उसमें अपन उसको स्थान दे देंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथी से शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो जो उसमें अपन बात करेंगे आयत और वर्ग से जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रफल हम ज्ञात करना सीखेंगे। उसमें जहाँ पर बहुत सारे रास्ते दिए हुए थे, जैसे अंदर रास्ता है, बाहर रास्ता है, या उसके परिगत है, या बीचों बीच जो रास्ता है, उनको ज्ञात करना भी अपन सीखेंगे। और उसके साथ में जो वृत्त पर आधारित कुछ क्षेत्रफल भी ज्ञात करने होते हैं, जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, उसको अपन अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तो उसके बाद फिर इस चैप्टर को अपन बहुत जल्दी तीसरी कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।